नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एएनबी न्यूज की सभी दर्शकों से अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का कारण ये भी है। इसलिए अगर किसी में लक्षण दिख रहे हैं तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। एएनबी न्यूज आपसे ये अपील करता है कि तुरंत जांच कराएं और वायरस को जड़ से खत्म करने में सहयोग करें। राम की नगरी अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तैयार है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। रामनगरी में दीपावली जैसा माहौल है। दिए वहां पर जलाए जा रहे हैं और रामलला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले अयोध्या भगवान राम के रंग में रंग गई है और अयोध्या की तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो भगवान वनवास से अयोध्या लौटने वाले हैं और स्थानीय लोग उनका बेसब्री से वहां पर इंतजार कर रहे हों और भगवान राम की भक्ति में अयोध्या वासी पूरी तरह से लीन नजर आ रहे हैं। बन सके, जिसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भूमि पूजन का कार्यक्रम करेंगे, जिसको लेकर के अयोध्या में कल से गौरी गणेश पूजन से शुरुआत हुई, जो कि आज 4 तारीख को यहाँ पर भव्य मिट्टी के दीपक जलाए जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि छोटी दीपावली मनाई जा रही है। यहाँ लगभग 2 लाख मिट्टी के दीपक के बनाए हुए दिए जो है जलाए गए हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि राम भक्त काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं और यहाँ अवध यूनिवर्सिटी के बच्चों द्वारा जो है दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है। पूरी जितने भी अयोध्या में मठ मंदिर हैं वहाँ सब जगह आज दीप प्रज्वलित कर जो है श्री राम नाममय हो रहा है। पूरे अयोध्या में श्री राम के भजन और आज रामार्चन के साथ जो है पूरी अयोध्या नगरी श्री राममय हुई है। और यहाँ पर हमारे साथ जो है जो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनको यहाँ पर कैसा उत्साह है। भाई आप देखिए, आप जो है यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, कितने यहाँ पर दीप जो है जलाए जा रहे हैं आज? सर ये काउंट नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आते नहीं है, रहते नहीं है। तभी ये है कि लाख से सुना है मैंने जो एक। अयोध्या में आज कैसा नज़ारा आपको देखने में मिला, कैसा एहसास हो रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ऐसा या तो दीप उत्सव देखने मिलता था बस, अब अच्छा फील हो रहा है कि हम लोग भी प्राउड करते हैं कि हम लोग भी राम जी के यहाँ से हैं। यहाँ पर शासन व्यवस्था की क्या जो है व्यवस्था की गई है? आप शासन व्यवस्था सर अच्छी है, सब कुछ इस समय तो देखा जाए तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है सर। तो देखिए किस तरीके से जो है बच्चे यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इस तरीके से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध के जो है छात्र हैं, यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? दिनकर मिश्रा सर। दिनकर मिश्रा जी, आपको अयोध्या में कैसा एहसास हो रहा है? आप लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, कितने दीप यहाँ पर जलाए जा रहे हैं? सर बहुत ही खुशी का माहौल है सर, आप देख सकते हैं यहाँ 125 लाख दीप का प्रज्वलन किया गया है और बहुत ही खुशी का माहौल है। एक बार फिर से दिवाली की जैसा वो मनाया जा रहा है त्यौहार। मेरे प्रभु राम का आगमन हुआ है और कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन होगा, योगी आदित्यनाथ जी, तमाम लोग यहाँ आएंगे। आप जैसे देख सकते हैं आज रामदेव बाबा फिर अवधेशानंद जी महाराज यहाँ आकर के अपना समय दिया और हम लोग बहुत ही प्रभावशाली अपने आप को मान रहे हैं कि हम लोग। दिनकर जी, यहाँ पर जिस तरीके से दीप प्रज्वलित किया जाता है, किन किन लोगों को भाग लेने के लिए मिला है कि वो दीप प्रज्वलित कर सकते हैं? जी यहाँ अवध विश्वविद्यालय के छात्र हैं, पत्रकारिता विभाग के हैं, MSW विभाग के हैं, फिजिकल विभाग के, मतलब यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनको दीप प्रज्वलन करने का किया गया है काम। देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। मैं वीडियो पर्सन से कहूँगा एक बार पूरा अयोध्या का नज़ारा दिखाए। राम की पैड़ी किस तरीके से जगमगा रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मठ मंदिर जो है पूरी तरीके से जगमगा उठे हैं और यहाँ पर राम भक्तों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ये अयोध्या वासियों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, जो काफ़ी दिनों का जो है उनका एक वादा था वो पूरा हुआ है। और यहाँ पर अब भव्य राम मंदिर का जो है PM मोदी द्वारा भूमि पूजन कर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, जहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से दर्शन करने के लिए आएंगे। वीडियो पर्सन नीरज शुक्ला के साथ गौरव मिश्रा, एएनबी न्यूज चैनल अयोध्या।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे। इस बेहद खास मौके के लिए अयोध्या को पूरी तरह से सजा दिया गया है। लेकिन भूमि पूजन से पहले जो सवाल हर किसी के मन में है कि राम मंदिर कैसा दिखेगा, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने। ट्रस्ट के आधिकारिक के ट्विटर हैंडल से भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के प्रस्तावित मॉडल की कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं और ट्रस्ट ने इन तस्वीरों को जारी करते हुए लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर विश्व में भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण होगा और श्री राम जन्मभूमि मंदिर भव्यता और दिव्यता की अद्वितीय कृति के रूप में विश्व पटल पर उभरेगा। ट्रस्ट ने कुल 8 तस्वीरें जारी की हैं। इसमें मंदिर के मॉडल के साथ ही मंदिर के अंदर और बाहर की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश की गई है। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और ऐसे में महंत नरेंद्र गिरि ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 5 अगस्त का दिन भारत को ही नहीं पूरे विश्व में जितने भी सनातन परंपरा के मानने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, सब के लिए वह शुभ दिन है। कई वर्षों के बाद, इंतजार के बाद यह घड़ी आई है। प्रधानमंत्री जी जब 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया अयोध्या नहीं आए। हो सकता है उनके मन में ये रहा हो कि जब तक राम मंदिर के निर्माण का कोई निर्णय न हो जाए तब तक मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। तो उनकी जो मनोकामना कल पूरी हो रही है और उन्होंने तय कर लिया था कि भगवान राम का जो मंदिर है उसकी भूमि पूजन में ही मैं जाऊंगा। तो ये शुभ घड़ी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो गुरु जी थे, उन्होंने ये आंदोलन चलाया था सन 48 में काफ़ी ज़ोर शोर से। विश्व हिंदू परिषद आए, सब संत महात्मा आए। तो आज उन्हीं के शिष्य हैं और उन्हीं की गद्दी बैठे हैं। योगी जी का भी अच्छा दिन है। तो योगी और मोदी दोनों लोग मिलकर के जो शिला पूजन करेंगे उसे संकेत जाएगा कि एक कर्मयोगी संत हैं, एक परंपरा में संत हैं। तो दोनों लोग मिलके जिस चीज़ को करेंगे वो शुभ हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि 5 अगस्त का दिन संतों के लिए तो हर्षोल्लास का ही है, पूरे भारतवर्ष को है। आपके माध्यम से लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने अपने घर में खूब दीपक जलाइए, घड़ी घंटा घड़ियाल बजाइए, उत्सव मनाइए, अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, उसको खाइए पाइए और खूब उत्सव मनाइए, क्योंकि वह दिन कभी लोग भूलेंगे नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने देश के आर्थिक हालात को लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास अब खत्म हो गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है और माहौल बिगड़ गया है। प्रधानमंत्री और उनकी टीम के पास न तो समझ है और न ही समस्या को ठीक करने की क्षमता है। तो ऐसे में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को घेरने की कोशिश करते रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं और तमाम आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की क्षमता पर भी उन्होंने सवाल उठाया है और कहा है कि माहौल अब बिगड़ गया है और इस समस्या से निपटने के लिए ना ही तो कोई रणनीति है और ना ही क्षमता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के पास। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद होने के बाद जिस तरह से नेपाल सरकार ने बिना बातचीत के अपने देश का नक्शा जारी किया था और तनाव बढ़ाने का काम किया, इसी तरह से पाकिस्तान ने भी अब नेपाल से सीख लेकर एक नया नक्शा जारी कर दिया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को एक बैठक के दौरान पाकिस्तान का एक नया राजनीतिक नक्शा लागू कर दिया है और इसमें कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ जूनागढ़ पर भी दावा किया गया है और उन्हें इस नक्शे में शामिल किया गया है। तो पाकिस्तान ने भी एक बार फिर से एक नई चाल चलने की अब कोशिश की है। जिस तरीके से नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी कर भारत के
कई हिस्सों पर अपना दावा जताया है, उसी की तर्ज पर, उसी की तरह एक नया राजनीतिक नक्शा पाकिस्तान ने भी जारी किया है और पाकिस्तान ने अब इस नक्शे में जो विवादित जगह हैं उन पर दावा किया है और उनको अपने नए नक्शे में शामिल किया गया है। भारत के बाद अब अमेरिका में भी टिकटॉक पर बैन होने का खतरा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर 15 सितंबर तक टिकटॉक ने अपना अमेरिका का कारोबार किसी अमेरिकी कंपनी को नहीं बेचा तो इस पर बैन लगाया जा सकता है। और इससे पहले भी ट्रंप अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने की बात कह चुके हैं। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह कहा था कि वो अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने पर विचार कर रहे हैं। नेपाल के चीन की तरफ बढ़ते झुकाव और आंतरिक राजनीति में दखल का नेपाल के विदेश मंत्री ने बचाव किया है और नेपाल के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि पहले हम भारत की तरफ ज्यादा झुके हुए थे, लेकिन अब हम सही रास्ते पर आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार या नेपाल का चीन के प्रति झुकाव वाला आरोप परेशान करने वाला है और हमने बार बार ये कहा है कि हम एक संतुलित और राष्ट्रीय हित पर आधारित संबंध बनाते हैं। हम दोनों पड़ोसियों भारत और चीन के साथ सहयोग और साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जिस तरीके से लगातार नेपाल की तरफ से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और भारत के कुछ हिस्से पर अपना दावा भी जताया गया है और तमाम भारत सरकार ने कहा उसके बावजूद भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नेपाल की तरफ से सामने नहीं आई। और जिस तरीके से नेपाल में जग जाहिर है कि नेपाल में अब चीन का दबदबा है, चीन के जो राजनयिक हैं वहाँ पर वो वहाँ के राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही हैं नेपाल में। और इसी को लेकर के नेपाल पर ये आरोप भी लग रहे थे कि नेपाल में चीन का हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा है और चीन के प्रति उसका लगाव जो है वो बढ़ रहा है, चीन के प्रति रुझान जो है वो नेपाल का बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच अब वहाँ के विदेश मंत्री सामने आए हैं और विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने यह साफ किया है कि उनका झुकाव किसी भी देश के प्रति नहीं है। महाराष्ट्र के मुंबई में बारिश ने लोगों की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया है और भारी बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। शहर में सोमवार रात से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते मुंबई में हिंदू माता, दादर, टीटी, किंग्स सर्कल और सायन, चेंबूर, अंधेरी, सांता क्रूज और दूसरे निचले इलाकों में भी पानी भर गया है और सड़क यातायात भी वहां पर बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं इसी कड़ी में मुंबई के युवा नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे बीएमसी कमिश्नर संघ हिंदू माता पहुंचे और वहां पर वाटर लॉगिंग के बारे में बीएमसी कर्मचारियों के साथ उन्होंने बातचीत की है। तो जिस तरीके से लगातार जो स्थिति देखने को मिल रही है मुंबई में बारिश की वजह से वहां पर कई जगहों पर पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है और बाढ़ जैसे हालात कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री आदित्य ठाकरे बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे और बीएमसी कमिश्नर के साथ उन्होंने बातचीत कर वहां पर जायजा लिया और तमाम परिस्थितियों से वो अवगत हुए। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की सिफारिश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। बिहार सरकार ने सीबीआई ऑर्डर किया है, सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश करी है और बिहार सरकार ने अपने यहाँ एक जो एफआईआर रजिस्टर्ड करी थी 25 जुलाई को, तो सीबीआई इंक्वायरी केवल उस तक कर सकती है। सीबीआई किसी और दूसरे स्टेट में जाकर बिहार के सरकार कहने से नहीं कर सकती और इसीलिए मैंने यूनिफॉर्म सिविल सीबीआई इंक्वायरी के लिए कहा है, रिक्वेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 32 में, और मैंने कोर्ट से कहा है कि आप इसमें इंटरवीन करिए क्योंकि ये ऐसा मसला है कि पूरे देश के लोग इससे कंसर्न हैं और जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक किया है उसमें हर एक व्यक्ति को उसमें शंका पैदा हो रही है उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर। एक विनय तिवारी करके ऑफिसर जो गया वहां पहुंचा, एक एसपी सिटी जो था पटना का, वो वहां पे पहुंचते ही उसको क्वारंटीन करा दिया गया और जो उस फ्लाइट में और लोग भी थे उनको नहीं क्वारंटीन कराया गया। उसके जो और 4 जो पुलिसमैन गए थे 27 जुलाई को वहीं पे वो काम भी कर रहे हैं। अजय जी, क्या बिहार पुलिस की जो सीबीआई रिकमेंडेशन किया है इंक्वायरी के लिए, क्या ये सभी के ऊपर बाध्य है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, महाराष्ट्र पुलिस को बाध्य है? देखिए ऐसा है, जो प्रोविजन है इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर है और उसके हिसाब से जो सीबीआई इंक्वायरी चूंकि केंद्र की संस्था है,
सीबीआई इंक्वायरी तभी होती है जब प्रदेश सरकार उसके लिए सहमति प्रदान करे। कोरोना काल में सरकारी खजाना भरने के लिए उत्तराखंड सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है और सरकारी खजाने को भरने के लिए विधायकों के वेतन में वहां पर कटौती की जा रही है। विपक्ष के तमाम सवालों पर स्पीकर प्रेमचंद ने अब चुप्पी तोड़ी है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने यह साफ किया है कि किसी भी विधायक की तनख्वाह सरकार अपनी मर्जी से नहीं काट सकती। उसके लिए बाकायदा विधायक की सहमति लेना जरूरी होता है और विधायक ने जितने प्रतिशत तनख्वाह कटवाने पर सहमति जताई, जिसने जितनी सहमति जताई उसकी उतनी ही तनख्वाह को काटा जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ नियम 24 है जिसके तहत हम लोग इस प्रकार के जो वेतन कटौती से संबंधित कोई विषय आता है तो उनसे उनकी सहमति मांगते हैं। और आपको जानकारी होगी, शुरुआती तौर पे हम लोग अनेकों बार हमने माननीय विधायकों से कहा, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के विधायक भी और विपक्ष के विधायकों से भी हमने आग्रह किया कि वो अपनी कटौती पे सहमति दें। तो उसमें जिस माननीय विधायक ने जिस प्रकार की सहमति दी है, हमने उसी प्रकार उसके वेतन में से कटौती की है। अब ये चूँकि आज जो प्रकरण जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये बात सच है कि अधिकांश लोगों ने उसमें मूल वेतन में से 30% की कटौती प्लस भत्तों से कटौती भी की है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी अपनी पूरी मूल वेतन के साथ साथ अपने भत्तों की कटौती का भी मैंने निर्णय लिया था और वो मेरे वेतन में से कटा भी है। और आज की स्थिति ये है कि इसके बाद मेरे पास नेता प्रतिपक्ष जी का एक पत्र आता है, तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। उन्होंने अब ये कहा है कि मेरे पास जो हमारा 30% जो मूल वेतन है उसमें से काटा जाए, यानी भत्तों में से नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन मैं इनसे फ़ोन करके और या इनसे कंफर्मेशन लूँगा कि क्या वो सिर्फ मूल वेतन में से कटाएंगे, भत्तों में से नहीं कटाएंगे। ये स्पष्ट मुझे उनसे करना है, क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल मैं उनसे बातचीत कर लूँ। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर न हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर बीजेपी के किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे से अनुरोध किया है कि सुशांत मामले में पारदर्शिता के साथ जांच की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। सुशांत सिंह के मृत्यु को 40 दिन हो गए। सुशांत सिंह के पिताजी और परिवार को लग रहा है जांच ढंग से नहीं हो रही है। पहले भी उन्होंने मुंबई पुलिस को शिकायत की थी और इस परिस्थिति में अलग अलग एजेंसी जांच करेगी। ठाकरे सरकार मुंबई पुलिस कमिश्नर और मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर के द्वारा जांच में स्पीड ब्रेकर खड़े करेगी तो वो अच्छी बात नहीं है। जांच सभी मिलकर करे और दुखी परिवार को न्याय दे, ऐसे हमारी विनती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की इस सलाह पर वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं, लेकिन उनकी हालत में सुधार है और वो अस्पताल से ही कामकाज भी देख रहे हैं। सीएम येदियुरप्पा की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें वो फाइलों को चेक करते हुए दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि सीएम की बेटी भी कोरोना संक्रमित हैं और सीएम कार्यालय के 6 कर्मचारियों में भी कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। उनका भी इलाज चल रहा है। तो लगातार कर्नाटक में
कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और वहां पर सीएम और सीएम कार्यालय के कर्मचारियों में भी कोरोना की पुष्टि होने के बाद लगातार कोरोना का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम की जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उसके बाद पूर्व सीएम सिद्धार्थ भैया की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई जा चुकी है और ऐसे में राज्य में बड़ी संख्या में कोरोना पैर पसार रहा है और कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीएम बीएस येदियुरप्पा वहां पर अस्पताल में भी अपना काम कर रहे हैं और लगातार इलाज भी चल रहा है और सीएम का जो कार्यभार है उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, वहां अस्पताल से ही वो अपने तमाम काम कर रहे हैं। चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लेबनान से। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बड़ा विस्फोट हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो और ये बड़ा विस्फोट वहां पर हुआ है। राजधानी बेरूत के पोर्ट पर यह विस्फोट हुआ है, जिसमें जानकारी आ रही है कि धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों की खिड़कियां भी टूट गई और भारी संख्या में वहां पर लोग इससे हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। धमाके में पोर्ट पर जहां धमाका हुआ है वहां पर पटाखे जमा किए गए थे, ये खबर सामने आ रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत में ये बड़ा विस्फोट हुआ है, एक भीषण विस्फोट जिसकी तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई तक धुआं उठा है और कितना बड़ा ये विस्फोट है। कई घर इसकी चपेट में आए हैं और घरों की खिड़कियां टूट गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु मणिपाल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर सीएम बीएस येदियुरप्पा भर्ती हैं और अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री ने सीएम का हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य और कोरोना के नियंत्रण पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि सीएम येदियुरप्पा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से वो अस्पताल में भर्ती हैं। इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य कश्मीर से ये बड़ी खबर, बड़गाम के वानपोरा में आतंकी हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला किया गया है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। इलाके में घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश अब जारी है। आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। मध्य कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आतंकी हमला हुआ है। बड़गाम के वानपोरा इलाके में ये आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में पुलिस की टीम पर यह हमला किया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इलाके की अब घेराबंदी कर दी गई है। आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अब शुरू कर दिया गया है। मध्य कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला किया गया। बड़गाम के वानपोरा में आतंकी हमला किया गया है और इस आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस की टीम पर ये आतंकी हमला और इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाके में घेराबंदी की गई है, आतंकियों की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन चलाया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। जम्मू कश्मीर के मध्य कश्मीर से यह बड़ी खबर, बड़गाम के वानपोरा में आतंकी हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की टीम पर हमला किया गया। पुलिस पार्टी पर इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। कल भूमि पूजन है और उससे पहले राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने 2 महीने का वेतन और एक चांदी की ईंट दान करने की बात कही है। राम का मंदिर बन रहा है और मेरे राम का मंदिर तब बन रहा है जब हम दुनिया का नेतृत्व करें, दुनिया के सामने धर्म, सिद्धांत, नीति, संस्कृति, प्यार, प्रेम, वसुदेव कुटुंबकम की बात हमने कही और लोगों ने सीखा राम के सिद्धांतों से। राम राज्य का नारा भारत ने बुलंद किया कि ऐसा राज्य जहां भेदभाव नहीं हो, जहां मारकाट नहीं हो, जहां सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो, उसी को राम राज्य कहते हैं। मुझे भरोसा है हम सब मिलकर ऐसा एक संकल्प लेंगे
कि मैं मेरी 2 महीने की तनख्वाह दूंगा, एक चांदी की ईंट लेकर जाऊंगा, उसके बाद दर्शन करने जाऊंगा। हम सब 1 रुपए से लेकर जो भी अपनी भावना, मिट्टी, पत्थर, कंकर, सब जैसे भगवान राम ने एक साथ सब ने मिलकर राम जी के नाम से पत्थर तैर गए और पुलिया बन गई, वैसे ही हम सब मिलकर एक साथ मिलकर इस भव्य मंदिर का निर्माण करें और मंदिर ऐसा बने कि भारत की भावना को पूरी दुनिया देखे। आप सबको भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हथौड़ा चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिसका इंतजार था अब वो खुशनसीब दिन आ गया है और पूरे देश की जनता में खुशी है और ये अवसर ऐतिहासिक है। जो प्रतीक्षा थी जिसकी, और कितनी पीढ़ियों ने इसके लिए संघर्ष किया, आज आज़ाद हिंदुस्तान में ये बहुत खुशनसीब दिन है कल, जब सैकड़ों वर्ष की जो इच्छाएं थी वो कल प्रतिफलित होने जा रही हैं। कल उसका शिलान्यास होने जा रहा है और मैं समझता हूँ कि पूरे देश की जनता बहुत प्रसन्न, बहुत खुश है, आह्लादित है और ये अवसर ऐसा है कि जो ऐतिहासिक। पंजाब में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। इस मामले पर कांग्रेस के अपने ही नेता प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह धूलो ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और इस पर अब प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने प्रेस वार्ता की और तमाम बातें सामने रखी। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। I believe Congress party cannot afford to have such members who are trying to bite the hand which is feeding them. And I think they have crossed the proverbial Lakshman Rekha by going to the governor and seeking a CBI probe and an ED probe into their own government. I feel very sad today because these are senior people whom party has been kind enough, has bestowed upon them member of Rajya Sabhas, which they didn't deserve, I think. But still, they have been given this kind of a trust, especially from Rahul ji, and Mrs. Sonia Gandhi had appointed them personally. They were handpicked. And today they are working against the interest of the party. And I have recommended that these people cannot be trusted. If comes down to the edge, these people cannot be trusted upon because they have sold their ikhlaq becha inhone. They have sold their, I think their being itself for the sake of added security, because they have been promised some Z plus security and they have changed their loyalties to other people who are detrimental to Congress. This is precisely what I'm recommending. The authority lies with the Congress party because they are member of Rajya Sabha. They are only AICC and Congress president is authorized. But this is my report as to what I've seen. This rot should be stemmed right now. Enough is enough. We cannot let them go scot-free on this one. We have given them enough rope time and again. This is not the first time. They have been at this tricks all this time. But now I believe after they have got this security cover enhanced, I think this is a repayment they are trying to do. कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह की ओर से राम मंदिर के मुहूर्त को लेकर सवाल उठाने और विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर निर्माण में भूमि पूजन के लिए जाने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया है और विज ने कहा है कि दिग्विजय सिंह हमेशा राम मंदिर और हिंदू मान्यताओं के खिलाफ बोलते हैं। जिन्होंने मंदिर बनाना है उन्होंने शुभ मुहूर्त भी निकाल लिया है और मंदिर बनाने जा रहे हैं। 500 साल बाद मंदिर निर्माण की मांग पूरे होने जा रही है। तो लगातार जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं और भूमि पूजन के मुहूर्त पर, शुभ मुहूर्त पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन में शामिल होने पर भी लगातार कई नेता सवाल उठा चुके हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उन तमाम जो सवाल उठाने वाले हैं उन सब पर पलटवार किया है और करारा जवाब उन्हें दिया है। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा है कि 500 साल से जिस दिन का इंतजार था, जिस राम मंदिर के पुनर्निर्माण का इंतजार था, वो अब घड़ी आ गई है और जिन्होंने राम मंदिर को बनाना है उन्होंने शुभ मुहूर्त भी निकाल लिया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जाकर भूमि पूजन करेंगे। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाए थे उस पर पलटवार करते हुए, दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि दिग्विजय सिंह हमेशा से ही हिंदू मान्यताओं के खिलाफ बोलते रहे हैं, राम मंदिर के खिलाफ भी वो बोलते रहे हैं। दिग्विजय सिंह हमेशा राम मंदिर के, हिंदू मान्यताओं के हमेशा खिलाफ बोलते हैं। जिन्होंने बनाना है उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाल लिया और उसमें बनाने जा रहे हैं। इनको तो बनाते तो भी तकलीफ है और बनाने के पक्ष में कभी इन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं। पीएम जा रहे हैं, देश का 500 साल पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। इनॉग्रेशन नहीं करेंगे तो और कौन करे। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के आयोजन को लेकर हिमाचल के हमीरपुर में भी जनता में खुशी का माहौल है और लोगों की माने तो वो 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को लेकर के काफी उत्साहित हैं और वो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो लगातार पूरे देश भर से ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही हैं, तमाम इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोगों का ये मानना है कि वो बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं और कब राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हो और कब मंदिर वहां पर बन जाए, इसका सभी को इंतजार है। हजारों वर्ष पहले से जो लोगों की मांग थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, तो वो सपना साकार होने वाला है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 5 अगस्त को इसकी आधारशिला रखेंगे। ये हमारे लिए बड़े ही हर्ष का विषय है और गौरव की बात है, क्योंकि जो भगवान राम है ये पूरा इसके प्रमाण है कि उन्होंने अयोध्या में ही जन्म लिया था और जिस जगह पे उन्होंने जन्म लिया था वहीं पे भगवान राम का मंदिर बने। और सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत टाइम से मामला कोर्ट में अटका हुआ था और अंत में ये फैसला हुआ कि वहाँ पर राम मंदिर बनेगा और हम सब भारतवासियों के लिए ये गर्व की बात है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर न हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्रालय की ओर से श्रीनगर में फार्म मशीनरी टेस्टिंग सेंटर की सौगात दी गई है और इस सेंटर में कृषि से जुड़ी मशीनरी की टेस्टिंग की जाती है। कृषि अधिकारी का कहना है कि इससे किसानों को सुविधा मिली है। तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पर्टिकुलरली जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने हमें एक यहाँ प्रोग्राम दिया, एक टेस्टिंग सेंटर, फार्म मशीनरी टेस्टिंग सेंटर हम कहते हैं। वो हमें अभी 2 साल से हमारे यहाँ जो टेस्टिंग सेंटर चल रहा है, अभी पिछले साल ही मैंने इसको यहाँ इनाग्रेट भी किया है। तो इसमें क्या है कि जो भी मशीनरी हमारे स्टेट में आ रही है या हमारे नेबरिंग स्टेट वगैरह में जो यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हार्वेस्टर्स है, चाहे वो ट्रैक्टर्स है, चाहे टिलर्स है, चाहे स्प्रेयर्स वगैरह है, वीडर्स है, जो ग्रास कटर्स वगैरह,
हर एक जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह जो हमारे आते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स को हम यहाँ टेस्ट करते हैं कि भाई ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, सारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये जो मशीन जो बने वो सही बने हैं और इसको सही जो यूज़ करने के लायक है या नहीं है, उसका यहाँ सर्टिफिकेशन होता है। तो हमें मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यूनिवर्सिटी में ये टेस्टिंग सेंटर बना हुआ है। इसमें अब क्या है कि पहले क्या था कि जो भी डिपार्टमेंट थे हमारे, कहीं से भी मशीनरी परचेज करते थे, चाइनीज मेड या कहीं भी लोकली मेड, और वो फार्मर्स को प्रोवाइड करते थे। तो उसकी जो लाइफ थी, रिलायबिलिटी थी, उसकी ड्यूरेबिलिटी थी, वो बहुत कम थी। तो लेकिन जब से ये टेस्टिंग सेंटर आए हैं और यूटी बना है ये, तो उसके बाद अब ये दे आर बाउंड टू प्रोवाइड क्वालिटी मशीनरी टू द फार्मर्स। सो कि फार्मर्स जो भी पैसा इन्वेस्ट करें उनको उस पैसे का पूरी अच्छी से क्वालिटी मशीन मिले उनको। जो भी हम मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करके लाते थे उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाता था यूजुअली ड्यूरिंग द ऑपरेशन एट द फील्ड लेवल, तो हमें उसको रिपेयर की फैसिलिटी नहीं होती थी, या अगर उसको ठीक करना है फार्मर्स के पास इतना स्किल नहीं होता था कि वो उसको ठीक कर पाए। लेकिन जहाँ पे ये टेस्टिंग सेंटर सेट हुआ है, यहाँ पे हम पहले ही एश्योर करते हैं कि आपकी मशीनरी फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन, मे बी फॉर 10 years, ये बहुत अच्छे से काम करेगी। तो फार्मर को कोई टेंशन नहीं होती है, वो आराम से अपने फील्ड ऑपरेशन कर सकता है। आफ्टर 10 years जो भी मशीनरी उसको मैन्युफैक्चरर देता है उसमें लिमिटेड होता है, आफ्टर 2 years यू रिक्वायर दिस मच अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। तो हम टेस्टिंग सेंटर से ये एश्योर कर रहे हैं उसको कि आपकी जो मशीनरी है वो मैन्युफैक्चर के हिसाब से और हमारी टेस्टिंग सेंटर के हिसाब से भी 10 साल आराम से चलेगी। सर ये जो मान लो कि सर कोई भी कंपनी जो नया सामान अपना ईजाद करता है सर, ये ज़मींदार के पास पहुंचना चाहिए। मान लो कि मैं एक ज़मींदार हूं सर, मैं मिसाल देता हूं सर, मैं एक ज़मींदार हूं, मुझे क्या पता है कि मशीनरी क्या है, ये किसने बनाई, कंपनी ने बनाई है, क्या बनाई है, क्या है ये, इसके लिए टेस्ट करना चाहिए सर। कौन करता है? इधर जो सुकास्ट में एग्रीकल्चर है सर, इन लोगों के पास पहले आते हैं सर जो ये इसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद ये सर जब इनको लगता है कि ये टेस्ट में मान लो कि सर एक तरह से पास हो गया सर, उसके बाद ये कंपनी को बोलता है कि हाँ ये पास हो गया, फिर ज़मींदार के पास आता है। ज़मींदार के पास होना चाहिए अच्छा सा टेक्नोलॉजी। चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब पुलिस ने की है बड़ी गिरफ्तारी। जर्नैल सिंह बाजवा को गिरफ्तार किया गया है, ये बड़ी खबर। काफी वक्त से फरार चल रहे थे बाजवा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सनी एनक्लेव एंड सनी डेवलपर्स के एमडी हैं बाजवा और उनकी अब गिरफ्तारी हो गई है। पंजाब पुलिस ने ये बड़ी गिरफ्तारी की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जर्नैल सिंह बाजवा को गिरफ्तार किया गया है इस वक्त की, ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। काफी वक्त से फरार चल रहे थे बाजवा और आपको बता दें सनी एनक्लेव एंड सनी डेवलपर्स की ये एमडी हैं बाजवा। पंजाब पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जर्नैल सिंह बाजवा को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है और काफी वक्त से बाजवा फरार चल रहे थे, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है बाजवा। सनी एनक्लेव एंड सनी डेवलपर्स के एमडी हैं बाजवा। पंजाब पुलिस ने ये बड़ी गिरफ्तारी की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जर्नैल सिंह बाजवा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्नैल सिंह बाजवा पिछले काफी समय से पुलिस की तलाश कर रही थी और ये काफी समय से फरार चल रहे थे। सनी एनक्लेव एंड सनी डेवलपर्स के एमडी हैं बाजवा और अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पंजाब पुलिस ने जर्नैल सिंह बाजवा को गिरफ्तार किया है, ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। पिछले काफी समय से पुलिस जर्नैल बाजवा की तलाश में थी और काफी समय से फरार चल रहे थे जर्नैल बाजवा और अब पुलिस की गिरफ्त में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से इस वक्त की, ये बड़ी खबर सामने आई। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, पूरी खबर आपसे चाहेंगे। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम जो सनी एनक्लेव है या सनी डेवलपर्स है उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जर्नैल सिंह बाजवा, उनकी बात करें तो पिछले काफी समय से जर्नैल सिंह बाजवा जो है पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे थे। सीधे तौर पर उनके खिलाफ कई मामले जो हैं वो विभिन्न अदालतों के अंदर कहीं ना कहीं विचाराधीन है, चाहे हम चंडीगढ़ अदालत की बात करें, जिला अदालत मोहाली की बात करें या फिर कंज्यूमर कोर्ट की बात करें। आज जिस तरह से उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास उनको कंज्यूमर कोर्ट में पेश भी किया गया है। एक मामले के संदर्भ में उनको यहाँ पर पेश किया गया है और नॉन कंप्लायंस के तकरीबन 30 मामले जो हैं वो सनी डेवलपर्स
के खिलाफ जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कोर्ट्स में चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा चेक बाउंसिंग की बात करें, धोखाधड़ी के मामलों की बात करें, वो अलग से मामले जो हैं फिलहाल विचाराधीन है। तो ऐसे में आज इनको गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया गया। कल दोबारा से इनको जो है कंज्यूमर कोर्ट 2 बजे पेश किया जाएगा और उस समय हो सकता है कि जो चंडीगढ़ पुलिस है या फिर मोहाली पुलिस है वो भी इनको प्रोटेक्शन वारंट पर अपने मामलों के संदर्भ में कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश करती हुई नजर आए और वहां से इनका रिमांड जो है वो हासिल करती हुई नजर आए। जी विनीत कपूर, फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है, कितनी बड़ी कार्रवाई की गई है और क्या कुछ इसमें आगे की कार्रवाई रहने वाली है? देखिए, अगर इस कार्रवाई की बात करें, जिस तरह से पिछले काफी समय से पुलिस को कहीं ना कहीं जरनैल सिंह बाजवा की तलाश थी, क्योंकि पिछले काफी समय से लापता थे, इनका पुलिस जो है इनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। लगातार पुलिस को कहीं कहीं कोर्ट से फटकार भी लगती हुई नजर आ रही थी। तो ऐसे में सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो विभिन्न मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं, तो कहीं ना कहीं अब उन मामलों में भी बाजवा को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट की डायरेक्शन के आधार पर ही पुलिस जो है कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। जी विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, पिछले काफी समय से फरार चल रहे थे जनरल बाजवा और अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विवादित बयान को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। और बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और पृथला विधानसभा क्षेत्र से विधायक नयनपाल रावत ने जमकर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि राम मंदिर का सपना 500 साल पुराना नहीं बल्कि त्रेता युग से चला आ रहा है, जो कि पीएम मोदी ने साकार किया है। वहीं पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने भी दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया है। ये 500 साल का सपना नहीं, हमारे जो त्रेता का सपना था, भगवान राम त्रेता में पैदा हुए और आज उसकी स्थापना मंदिर में कितने युग बदल गए और मंदिर था जो भगवान राम ने जहाँ जन्म लिया था और पूरी दुनिया के सबके लिए खुशी की बात है। भगवान राम का मंदिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी नींव रखेंगे और इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए सबके लिए कोई नहीं है कि भगवान राम के मंदिर के। कोरोना के कारण आप लोग पहुंच तो नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ रह करके किस तरीके से उसको, जैसे दिवाली हम घर पे मनाते थे उसी तरह हम अपने घर से ही बनाएंगे और वहीं हमारा जो सबका जो हर आदमी घर पे बनाएगा और मोदी जी जा रहे हैं देश का प्रधानमंत्री उस साल। दिग्विजय जी ने एक विवादास्पद बयान दिया कि गलत मुहूर्त में जो है किया जा रहा है, मुहूर्त इसका भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसकी सजा अमित शाह को मिली है। कितने लोगों को और हॉस्पिटल पहुंचाएंगे? दिग्विजय कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है? हाँ, कर्मकांडी जो ब्राह्मण हैं उन्होंने मुहूर्त रखा, उसके मुहूर्त के हिसाब से मुहूर्त है। अगर दिग्विजय जी कर्मकांडी ब्राह्मण होते तो उन्हें जानकारी पता है। जब से इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, एक से एक ऐतिहासिक फैसला इस सरकार के द्वारा लिए गए हैं। इसके जो पहले कार्यकाल था 5 साल का, उसमें भी और अभी भी, जैसे राम मंदिर का मुद्दा जो 500 साल पुराना मुद्दा था, उसको हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुलझाकर और अब 5 तारीख को एक ऐतिहासिक पल और क्षण वो आ गया है जब वो माननीय मोदी जी उसकी विधिवत आधारशिला रखेंगे, उसका विधिवत उद्घाटन करेंगे और उसके बाद एक भव्य मंदिर पूरे देश के लिए वहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो 500 साल में काम नहीं हुआ वो इस 5 से 6-7 साल में माननीय मोदी जी ने और बीजेपी सरकार ने करके दिखाया है। तो मैं पूरे देश को बधाई भी देता हूँ और एक उम्मीद भी करता हूँ कि सभी जैसे दिवाली दशहरा मनाते हैं अपने अपने घरों पर रहकर इस क्षण को, इस पल को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, यही मेरी प्रार्थना। आप सभी लोग चंडीगढ़ में हैं, तो कैसे यहाँ पर चंडीगढ़ में किस तरीके से इस उत्सव को मनाएंगे? देखिए, हम चंडीगढ़ में रह करके हम भी अपने जो घर पर दीपक जलाएंगे। जब माननीय मोदी जी वहाँ पर उद्घाटन कर रहे होंगे तो हम उस समय दीपक जलाकर परमात्मा का, भगवान का नाम लेंगे और एक अच्छा कीर्तन के रूप में वहाँ बैठेंगे। दिग्विजय जी ने बयान दिया है कि ये जो मुहूर्त निकाला गया है ये मुहूर्त सही नहीं है, अशुभ समय है, इसीलिए अमित शाह जी बीमार हुए। देखिए, जो अशुभ समय है वो तो कांग्रेस का और दिग्विजय सिंह का, वो बहुत पुराने समय से चल रहा है और बहुत आगे तक रहेगा। अशुभ और शुभ की अगर ये वो जानते परिभाषा, तो आज ये भी कहीं ना कहीं सत्ता में खड़े होते, लेकिन इनके अशुभ होने के कारण इनका नाश निश्चित है और ये देश से इस तरह खाली होते जा रहे हैं जैसे आगे जाते आदमी के बाल कम हो जाते हैं, ऐसे कांग्रेस उड़ती चली गई। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर जारी है सियासी घमासान। कांग्रेस और बसपा में भी अब ठन गई है। बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर के याचिका पर सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में। बीजेपी और बसपा की अपीलों पर कल होनी है सुनवाई और बसपा और बीजेपी विधायक मदन दिलावर की अपील पर कल सुनवाई होगी। राजस्थान में जारी है सियासी घमासान और कांग्रेस और बसपा में भी अब ठन गई है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाए गए हैं राजस्थान में, और अब ये वो मौका है जब राजस्थान में सियासी पारा अपने चरम पर है और ऐसे में बसपा की तरफ से भी एक याचिका लगाई गई है कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस में विलय कर लिया गया एक पार्टी के सभी विधायकों का, जब राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी का विलय राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पर ही होता है। उनसे समझौता किए बिना किस तरीके से यहां पर विलय किया गया उसको अब चुनौती दी गई है और उस पर सुनवाई कल होगी। राजस्थान में जारी है सियासी घमासान और कांग्रेस और बसपा में अब ठन गई है। बसपा के 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने का यह पूरा मामला है, इस पर अब सुनवाई होनी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर 28 सालों से उपवास पर बैठी उर्मिला चतुर्वेदी का सम्मान बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने किया है। उनके घर पर पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। सांसद राकेश सिंह ने यह कहा है कि ये ऐसी ही पुण्य आत्माओं का विश्वास है जो राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ है, और सांसद ने यह भी बताया है कि वो जितने खुश हैं उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो रहा है। आदरणीय माताजी श्रीमती उर्मिला चतुर्वेदी जी ने पिछले 28 वर्षों से अन्न का त्याग किया हुआ है। बस एक ही सोच थी कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण का काम प्रारंभ होना चाहिए, और ऐसी पुण्यात्माओं के तप की ताकत है, श्रद्धा है, ये उनका विश्वास है कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। कल उसका भूमि पूजन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने जा रहे हैं, और इसीलिए हम उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। उनका सम्मान करने की क्षमता तो हमें नहीं है, लेकिन उनसे आशीर्वाद लें ये सोचकर उनके पास में आए थे, और जितनी वो प्रसन्न चित्त आज हमें दिखाई दे रही हैं, उससे लगता है कि उनका एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है, और पूरी संस्कार धानी ऐसी पुण्यात्माओं को लेकर गौरवान्वित। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने राजस्थान कांग्रेस को लेकर के बड़ा बयान दिया है। चतुर्वेदी ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी द्वारा लागू की गई योजनाओं का लेबल बदलने का काम करती है, और कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर के भी चतुर्वेदी ने बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस 2 धड़ों में बंटी है और इसी वजह से बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप करती है। हास्यास्पद है, केवल कांग्रेस की वर्तमान सरकार केवल लेबल बदलने का काम कर रही है, जिस काम को 2018 के संशोधन विधेयक में भारतीय जनता पार्टी पहले लागू कर चुकी है, और गुर्जर सहित 5 जातियों को हम इसका लाभ पहले से दे रहे हैं। उसी चीज़ को केवल उसी बिल में एक संशोधन विधेयक 2019 में लेकर आते हैं, उसमें कहते हैं कि हम 5% देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही 1+4 करके 5% का प्रस्ताव भी पारित कर दिया था। उसके बेनिफिट भी मिलने शुरू हो गए थे, लोगों को नौकरियाँ भी उसके आधार मिल गई थी। इसलिए केवल नए परिवेश में अपनी चीज़ को, पुरानी चीज़ को जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की थी, उसका लेबल बदलने का काम वर्तमान कांग्रेस सरकार कर रही है। निश्चित ही उनका एक्ट अपने आप में प्रदर्शित कर रहा है कि किस तरह की स्थिति सरकार की है। ये निश्चित रूप से एक गई हुई सरकार है, और गई हुई सरकार केवल अब इस आधार पर प्रयास कर रही है कि हम कैसे इस भ्रम के आधार पर कुछ चीज़ क्रिएट कर लें और अपने मेजोरिटी को। एक एक्ट को देखिए, राज्यपाल महोदय के बाद 3 बार प्रस्ताव भेजा, और उन तीनों प्रस्तावों में एक बार भी ये नहीं कहा कि हम कहीं आपके पास कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना चाहते हैं। जिन जिन विषयों को उन्होंने रखने का काम किया, उनको करने का काम नहीं किया। आप अपने आप कहते हो कि हमारा घर बहुत अच्छा है, लेकिन आपके ही कांग्रेस पार्टी में विधायक दल में ही 2 धड़े बने हुए हैं, वो दोनों धड़ों में संघर्ष चल रहा है। आपने पहले यहाँ बाड़ेबंदी की, और बाड़ेबंदी बढ़ करके 25 दिन की हो चुकी है, 14 दिन। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, और ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक डरावनी चेतावनी जारी की है। WHO का कहना है कि वैक्सीन बनने के दृढ़ विश्वास के बीच संभव है कि कोरोना महामारी का प्रभावी समाधान कभी ना निकले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि सामान्य स्थिति बहाल होने में लंबा वक्त लग जाए।
लिपुलेख में चीनी सेना का मूवमेंट मिलने और नेपाल के अंदर भारत विरोधी राजनीति शुरू होने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने चीन और नेपाल से लगी सीमाओं में सतर्कता बढ़ा दी है और मुनस्यारी से लगी चीन सीमा पर जहां भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, वहीं नेपाल सीमा में सुरक्षा एजेंसियों ने रात के वक्त सर्च लाइट से काली नदी की खुली सीमाओं पर पहरा खड़ा कर दिया है और नेपाल से लगी काली नदी से सटी खुली सीमा में जोलजीबी, हंसेश्वर, पिपली, डोडा और झूलाघाट, तालेश्वर के साथ पूरे क्षेत्र में रात को सर्च लाइट की मदद से एसएसबी के जवान वहां पर पहरा दे रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की सलामती के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हजरत सैयद दरगाह में नमाज अदा की है और आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से वो लगातार अस्पताल में हैं और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। उनकी जल्द ही सलामती की सभी दुआ कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना था। लोगों का इस तरह की लापरवाही बरतना समस्या का विषय है। तमिलनाडु के मथुरा में हिंदू मुन्नानी ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकर्ता भगवान गणेश की वेशभूषा में कलेक्टर ऑफिस पहुंचा, जहां पर गणेश चतुर्थी के मौके पर पूजा अर्चना करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गणेश चतुर्थी के मौके पर यज्ञ का आयोजन करने की अनुमति दी जाए। इस दौरान संगठन के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देश भर में कोरोना का कहर चल रहा है और कई नेता अभिनेता भी इसकी चपेट में आ गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो न तो मास्क पहनते हैं और ना ही सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर कर्नाटक से सामने आई है, जहां पर पूर्व सांसद और कांग्रेस के विधायक परमेश्वर नाइक बिना मास्क पहने नजर आए। और आपको बता दें कि नाइक स्थानीय गांव में ग्रामीणों से मिलने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान न तो परमेश्वर नाइक ने मास्क पहना और ना ही वहां पर मौजूद लोगों ने, जो कि चिंता का विषय है। हरियाणा के पलवल जिले के लघु सचिवालय में परिवार पहचान पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मेरा परिवार समृद्ध परिवार योजना की शुरुआत की गई, जिसके चलते समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक दीपक मंगला और विधायक जगदीश नायर, विधायक प्रवीण डागर और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और इस कड़ी में विधायकों और तमाम आला अधिकारियों ने योजना के तहत जिले में रहने वाले लोगों को परिवार पहचान पत्र बांटे। बता दें कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में आयोजित किया गया और इस दौरान सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और वहीं उनके साथ प्रदेश डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। बिहार राज्य का अधिकतर हिस्सा इस समय बाढ़ की चपेट में है और अब दरभंगा जिले के सिंगवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के हरिहरपुर और बहुआरा के बीच सड़क पर बाढ़ का पानी आ गया है और धीरे धीरे ये पानी पूरे इलाके में फैल रहा है। ऐसे में पानी के तेज बहाव के कारण लोगों की परेशानी भी काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन इस बीच कुछ युवा बाढ़ के पानी में मस्ती और खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई दिए, जो कि जानलेवा भी हो सकते हैं। नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी बढ़िया रहा अभी तक। बच्चा होता है जो एंजॉय के रूप में, बूढ़ा जवान सब एंजॉय कर रहा है। कुछ कहना मुसीबत है इसमें, फिसल गया या कुछ नया बाया हो गया तो बड़ा रिस्क कवर हो जाए, इसलिए सब सावधानी पूर्वक नहाना चाहिए। केरल कांग्रेस कमेटी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है और इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने कहा है कि इस वेबसाइट का उद्देश्य वर्तमान सरकार के कार्यों को उजागर करना है ताकि हकीकत जनता के सामने आए। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पिनराई विजयन सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है और अब जनता खुद इसका जवाब देगी। Kerala Pradesh Congress Committee has decided to launch a new website. That website is with an intention to expose this government and its misdeeds and corrupt practices and nepotism during the last 4 years together.
This is a bold attempt on our part. The people of Kerala are fed up with this government. They have ultimately decided to oust this government. We are, in fact, माँ को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन गुरदासपुर जिले में कलयुगी माँ का दूसरा ही रूप देखने को मिला है। कलानौर में 4 बच्चों की माँ पिछले 1 साल से गायब है और मायके जाने के नाम पर एक बार घर से निकली तो दोबारा घर नहीं लौटी और इसी गम में बच्चों के पिता की मौत हो गई और 3 बेटियां और 1 बेटा अपने गरीब ताया ताई के पास रहने को मजबूर है, जिनके अपने घर के हालात खराब हैं। जसवीर सिंह का खुद का बेटा भी अपाहिज है और जसवीर की आंखों की रोशनी भी कम है। पीड़ितों को सरकार से मदद की आस है। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਈ ਤੇ ਆਂਦੀ ਜਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਗਏ ਚਾਰੇ। ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ 2 ਸੂਟ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਗਿੰਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਿਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਭੂਆ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਆਂਦਾ ਬੱਸੇ ਬਾਲਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਬਾਲਤੀ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਬੜੀ ਵਾਰਾਂ ਗਏ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਆਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੁਣੀਆਂ, ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਖੁਰੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਵਾ ਤੇ 1 भरा। मानसून को लेकर बिहार, असम और महाराष्ट्र में हालत काफ़ी ख़राब हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी मौसम विभाग ने अब हाई अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया है और साथ ही विभाग ने करीब 7 तूफानों की आशंका भी जताई है। मौसम के मिजाज बदलने के कारण सुबह से ही बादल वहां पर दिखाई दिए, तो प्रशासन ने आपातकाल के हालातों को देखते हुए तैयारी भी कर ली है। कोलकाता, 24 परगना उत्तर और 24 परगना दक्षिण के साथ साथ मिदनापुर, मुर्शिदाबाद और मालदा इलाकों में भी भारी बारिश देखने को मिली। लगातार जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के हालात देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कोलकाता में भी ऐसी ही स्थिति बन सकती है और कई तूफान भी आने की आशंका जताई। मानसा में रायपुर के बग्गा सिंह को 1991 में आतंकवादियों ने मार दिया था और पंजाब सरकार ने साल 1996 में एक्ट बनाकर फैसला किया था कि आतंकवाद पीड़ितों को सरकार की तरफ से ग्रुप सी के तहत नौकरी दी जाएगी। लेकिन परिवार नौकरी नहीं मिलने के कारण गरीबी में दिहाड़ी करके समय गुजार रहा है और परिवार सरकार से नौकरी की मांग कर रहा है। कुछ दिन पहले आस्क द कैप्टन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आतंकवाद पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने की बात स्वीकार की है। हालांकि राज्य के सीएम ने परिवार को नौकरी देने का वादा किया है। देखने वाली बात होगी कि परिवार को नौकरी कब मिलेगी। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਹਜੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਵੀ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿੱਤੀ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ DC ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮਾਨਸੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ 3 ਏਕੜ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਏਕੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਪਤਾ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ मैं मंगाऊंगा। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।